मैं राजेश जी, आई विल नॉट क्वेश्चन माय एग्जिट पोल फॉर श्योर, मैं उसको तो क्वेश्चन करूंगा ही नहीं। मैं आपसे ये डेटा के ऊपर, डेटा क्रंचिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं, विजावी जो कैंपेनिंग हुई थी उस पर आपका टेक क्या है? मैं ये मान के चल रहा हूं शिव ने जो डेटा दिया और वो ट्रैक रिकॉर्ड भी है शिव का, वो अभी तक ठीक रहा है। नहीं, डेटा बिल्कुल ठीक है। 1 करोड़ का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। मान लीजिए, चलिए ये जो डेटा है ये सही साबित होता है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस 300, 320 या 60, बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले 380 तक भी कह रहे हैं, 400 भी कह रहे हैं, वो सही भी साबित होता है, तब भी आज ये कहना ये किस तरह से जायज़ है कि ये सब होने वाला है। कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। रितु ने अभी, जो कांग्रेस की मुझे लगता है प्रवक्ता थी, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि कार्यकर्ता जो है वो आखिर तक जुटा रहे। यही बात तो कांग्रेस के लिए भी साबित होती है। कांग्रेस भी दावा कर रही है 295 सीटें वो ला रही हैं। इतना बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 295 सीटों का, बल्कि कांग्रेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने कार्यकर्ताओं को जुटा के रखे कि कहीं वो पहले ही हार न मान लें, बूथ न छोड़ दें, काउंटिंग सेंटर न छोड़ दें। कांग्रेस के लिए ज्यादा वो है। एक मिनट, मैं अब अगेन वी आर डाइग्रेसिंग सर, मैं यहां पर सीधे रामकृपाल सर से पूछूंगा। सर, फर्स्ट फेज में बीजेपी की तरफ से कैंपेनिंग का टोन अलग था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज ऑनवर्ड बहुत सारी चीजें शुरू हो गई, मंगलसूत्र भी आ गया, बहुत सारी चीजें भी आ गई इसमें, वहां से कांस्टेंट एक रिटॉरिक चल रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा। क्या ये सेकंड, थर्ड फेज का वो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए निशांत जी, अभी तो मैं इसके आगे वाले फेज जानता नहीं, लेकिन 1, 2, 3 जो अभी आपने दिखाया है, एक पैटर्न जो उभर रहा है और मुझे लगता है वो 7th फेज तक ये जाएगा कि बीजेपी के लिए जहां बहुत बड़ा संकट था शुरू से, वो जो फर्स्ट फेज था उसमें, जैसे तमिलनाडु पूरा का पूरा वहां पे फर्स्ट फेज में ही था ना, तमिलनाडु जी। तो वहां पे अगर एनडीए को अपर हैंड मिल रहा है तो एक बात तो समझ लीजिए कि इस पूरे चुनाव में एक ट्रेंड जो शुरुआत हुई है वो एनडीए के फेवर में रही है। और उसके बाद जैसे जैसे मध्य भारत और उत्तर भारत के राज्य उसमें जुड़ते गए हैं ज़्यादा, तो आप देख रहे हैं उसी हिसाब से सेकंड फेज में गैप बढ़ा है और थर्ड फेज में देख लीजिए करीब करीब 1 और 3 का हो गया है। तो ये जो है, बाकी आपका जब आएगा तो मैं देखूंगा उसमें क्या होता है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बिल्कुल साउथ में बीजेपी साफ है, इसको देख के लगता नहीं है। और एक बात मैं कहूँ, जब हम इसको एग्जिट पोल कह रहे हैं तो उसमें ये बात निहित है कि ये संभावना व्यक्त की जा रही है। जी। निश्चित कोई नहीं कहता है। ठीक है। लेकिन सर, अब मैं थोड़ा सा एक लाइन और निशान जी, देखिए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, और कल से इस एग्जिट पोल को जितना हम क्वांटिफाई करके देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब तक के जो आधार आंकड़े हैं वो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अगर एक पैरिटी है, उनमें एक समानता है, तो फिर उस पर शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है सर, अब जो फेज मैं दिखा रहा हूं हमारे दर्शकों को, ये मेरा फेवरेट फेज है। इसलिए फेवरेट फेज है ये क्योंकि यहां पर श्रीनगर में जो वोटिंग हुई 35%, उसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ तो बदल रहा है। 2019 में 19% हुई थी, फिर अब 35%। फोर्थ फेज की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि यूपी और बिहार में 60% भी इस फेज में जो वोटिंग है वो टच नहीं कर पाई, लेकिन पश्चिम बंगाल में और मध्य प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत अच्छा था। आइए देखते फोर्थ फेज की अगर बात की जाए 96 सीट्स, और ये देखिए एनडीए 60, इंडिया 21, लीड जो है वो बहुत कंसोलिडेट हो गई, अदर्स 15। ये वो फेज था जहां पर बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड में भी काफी अच्छी वोटिंग हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिली। श्रीनगर में वोटिंग बहुत अच्छी हुई थी इस फेज के अंदर, और यह हमारे लिए एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। इस पर मैं क्विक टेक लेना चाहूंगा। यहां पर आप लीड जो नंबर्स आ रहे, मैं नंबर क्रंचिंग पे बाद में आऊंगा। ऋतु जी, एक चीज तो मानेंगे, 35% वोटिंग होना श्रीनगर में, ये अपने आप में देखिए, जब वोटिंग का माहौल ठंडा था देश में, कई जगह हमने देखा ओवरऑल वोटिंग टर्नआउट कम रहा है। श्रीनगर में 19 से 35% होना, बढ़ चढ़ के लोगों का हिस्सा लेना, आई थिंक ये अचीवमेंट है। देखिए
यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि आप एक चुनाव आयोग जो है एक आंकड़ा देता है कि इतने % वोटिंग हुई, उसके बाद 11 दिन बाद फिर दूसरा आंकड़ा देता है कि इतने % वोटिंग बढ़ गई है, फिर उसके बाद जो है पहले जो आंकड़े आते हैं उनको हटाकर फिर दूसरे आंकड़े पेश किए जाते हैं। तो ये जो आपने 35% का नाम लिया, ये किन आधार पर, ये जो जितना भी आजकल जो भी चल रहा है, जो भी जितना भी, चाहे चुनाव आयोग के आंकड़े हो, चाहे भाजपा के दावे हो, ये सब चीज मिला जुलाकर कहीं ना कहीं एक शक पैदा करती है। मैं 35% वोटिंग की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि श्रीनगर में आपने भी देखा कि क्या हालात है और किन हालात में जो है वोटिंग हुई है। अगर 35% अगर सही आंकड़ा है तो मेरे लिए मैं ये कहती हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन जो रिजल्ट है वो असली रिजल्ट जो 35% है, किसके खाते में गए किसके में नहीं गए, ये तो कल ही पता चलेगा। मैं ये मानती हूँ कि आज जो आप एग्जिट पोल पेश कर रहे हैं, मैं इस चीज पर मुझे जो है इसमें थोड़ा सा जो है शक पैदा होता है कि ये जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं ये वो आंकड़े नहीं है जो कि भारत की जनता ने जो मैंडेट दिया है, वो उसमें मुझे थोड़ा ये लगता है। तो मुझे लगता है कि कल तक हमें इंतजार करना चाहिए और कल जो है असली तस्वीर जो है सबके सामने होगी कि किसको मैंडेट जो मिला है, भारत की जनता किसे चाहती है।